गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल हमने लास्ट सेक्शन में हमने 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक देखे थे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं 16 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चन तक। क्या इसमें खास है तो वो हम आपको बताएंगे कि ये जो वर्ड लिख दिया है हमने कि एनसीईआरटी विथ एनसीईआरटी प्रूफ, मतलब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कहाँ पे लिया गया है वो हम लोगों को देखना है। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर देख लीजिएगा। 16 नंबर पे हम लोग देखते हैं क्या है। 16 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैच द इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले बात हम लोग सीखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है। इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो जिक्र मिलता है वो मिलता है एनसीईआरटी 12th का फर्स्ट बुक में, जहां पे हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे होते हैं। इंटर हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन आपस में हैलोजन से रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, दैट्स कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। ओके, और यहाँ पे इनके बारे में क्या बताया है, ज्योमेट्री के बारे में और कंपाउंड के बारे में करेक्ट कोड चूज करना है। एक्चुअली ये अगर क्वेश्चन देखें तो केमिकल बॉन्डिंग का है, लेकिन ये जिक्र कहाँ पे मिलता है, जब आप हैलोजेंस का स्टडी कर रहे होते हैं 12th की फर्स्ट एनसीईआरटी में। तो देख लीजिए कि उन्होंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। एक्स एक्स को हम लोग अगर जोड़े, एक्स एक्स 3 को जोड़े, एक्स एक्स 5 को जोड़े और एक्स एक्स 7, याद रखना ये जो लास्ट वाला है ये हमेशा इसका साइज छोटा होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो सेंट्रल वाला आइटम है वो इंटर हैलोजन का जो हैलोजन कंपाउंड है वो बड़ा होना चाहिए। चलिए देखते हैं। चाहो तो यहाँ पे देखो दिया भी गया है बहुत ही आसानी से। देखते हैं एक्स एक्स प्राइम जस्ट लाइक दिस वन, और ये कह रहे हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर है। अब क्यों है क्या है वो हम लोग वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। इसको आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से, मेरा मेन मोटो है कि मैं एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है वो बताएं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा वीडियो का। तो वैसे हम उसका वॉलिस्टिक मॉडल से इनका सबका एक्सप्लेनेशन करते हैं क्लास में। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्स 1 यानी कि एक्स एक्स प्राइम को हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर, एक्स एक्स 3 को हम लोग किस टाइप का स्ट्रक्चर, टी शेप स्ट्रक्चर, और एक्स एक्स 5 प्राइम को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, और एक्स एक्स 7 को बोलते हैं हम लोग पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ किस टाइप से दिया गया आंसर। तो सबसे पहले एक्स एक्स प्राइम ये क्या है, लीनियर। चलिए हमने इसको जोड़ दिया, और चाहो तो थोड़ा सा हम कलर भी इसमें चेंज कर देते हैं। देख लीजिएगा ये जो कलर है वो यहाँ पे जोड़ रहा है। अगर हम कहें एक्स एक्स 3 ये क्या है, टी शेप है, मतलब आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। एक्स एक्स 5 है ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना स्क्वायर पिरामिडल। और एक्स एक्स 7 को बोलेंगे हम लोग पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ए के लिए है, ए के लिए है थर्ड, ए के लिए है थर्ड। अगर आप देखें ये तो ये वाला तो हो गया गलत और ये वाला हो गया गलत। इसके बाद अगर हम देखें बी के लिए, बी के लिए हो जाएगा फर्स्ट, बी के लिए हो जाएगा फर्स्ट। सो आंसर इज दिस इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है सी डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर कहता है मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनियोल एक्ट कैसा करता है। अगर आप एनवायरमेंट आप केमिस्ट्री में अपनी लाइफ केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे 12th का सेकेंड बुक, तो वहां पे कुछ ये बयान लिखा हुआ है या ये कुछ थियरी लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक के बारे में। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर आल्सो केमिकल व्हिच आइदर किल्स और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, एंटीसेप्टिक के बारे में इन्होंने लिख दिया है अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज जस्ट लाइक बॉन्ड, कट्स, अल्सर एंड डिसीज स्किन। और एग्जांपल के लिए इन्होंने लिख दिया है फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन एटसेट्रा। अब उन्होंने फिर इसके बारे में लिख दिया है दीज आर नॉट ingested like antibiotic. commonly used antiseptic is Dettol, और जो डिटॉल है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनॉल, देख लीजिए आंसर है क्लोरोजाइनिनॉल एंड टर्पिनियोल। तो ये क्या है, डिटॉल, डिटॉल है एंटीसेप्टिक है, ये देखो साफ लिखा है, और उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्लोरोजाइनिनॉल एंड टर्पिनियोल। और इनके स्ट्रक्चर भी इन्होंने यहाँ पे बना दिए हैं, क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनियोल। दिस इज द सो आंसर इसमें हो जाएगा
क्लोरोजाइनिल और टर्पनियोल किस में पाया जाता है? एंटीसेप्टिक। सो आंसर इज सी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट ईयर का सेकेंड बुक पी ब्लॉक, और वहां से क्वेश्चन उठाया है। ये कह रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, inability of NH2 electrons of the valence cell participate in bonding that। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कहाँ पे NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में भी वर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी? देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं हम लोग? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो वर्ड हम लोगों को पढ़ाया जाता है एक्चुअली ये वही है। तो देख लेते हैं हमें एनसीईआरटी में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है द इनएबिलिटी, लिखा हुआ है द इनएबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। देखिए वही वर्ड लिख रहा है कि इनएबिलिटी क्यों है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ और भी लिख दिया है। नीचे देखिए लिखा हुआ है SN+2 के बारे में लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ से पढ़ते चले जाएं। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप कार्बन एंड मोस्टली ओके जर्मेनियम, इसके बारे में लिख दिया। फिर 4 स्टेट ओनली फ्यू कंपाउंड +2 टिन फॉर्म्स कंपाउंड बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए टिन के बारे में इन्होंने लिख दिया, टिन +2 स्टेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो लिख दिया है टिन जो है +2 स्टेट में क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि लेड का मतलब है पीबी, लेड का मतलब क्या है? पीबी। कंपाउंड इन +2 स्टेट आर स्टेबल एंड इन +4 स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लीजिए क्वेश्चन कहां से आंसर आ रहा कि SN+2 में जो है, SN+2 में रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, SN+2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल Pb+4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आंसर आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मेटलर्जी से है, और मेटलर्जी से। और मेटलर्जी में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स द लीचिंग विद साइनाइड आयन सिल्वर आर लेटर कन्वर्टेड रिकवर्ड वाई। तो वहां पे देखिए लिखा हुआ है अदर एग्जांपल में लीचिंग मेथड के जस्ट नीचे दिया गया है, लिखा हुआ है द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड द रेस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड बाय द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN and KCN द प्रेजेंस ऑफ एयर विद सप्लाई O2। ओके, मेटल ऑब्टेन द लेटर बाय, देखिए लिखा मेटल ऑब्टेन लेटर बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन। किसके द्वारा? ये देखिए लिखा हुआ है जिनके द्वारा हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। सो आंसर इज A is correct answer. Next क्वेश्चन फिलहाल हमने यहाँ पे लगाया नहीं है, ये आपका इक्विलिब्रियम का है और इक्विलिब्रियम में दिया भी गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। क्या कह रहा है? 20 लीटर कंटेनर है, ठीक है, वॉल्यूम 20 लीटर कंटेनर का है। ओके, 400 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन टेम्परेचर लिया गया है, कंटेन CO2 गैस। प्रेशर यहाँ पे ले लिया है इन्होंने CO2 का प्रेशर, मतलब CO2 का प्रेशर इतना है, और यानी कि पार्शियल प्रेशर हम कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.48 TM। बड़ी अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं एक्सेस ऑफ SRO नेग्लेक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड है कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन container the maximum volume of the container when pressure of CO2 attain maximum value will be। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया है? यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं Kp का वैल्यू इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? Kp का वैल्यू दे रखा है। और अगर आप देखें ये जो वैल्यू आएगी, ये Kp का वैल्यू हम लोग QC निकालेंगे। QC बराबर क्या हो जाएगा? QC हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का। क्यों? क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। चलिए अच्छी बात है। तब हमें यहां से वैल्यू पता चल गई कि QP यहां पे कहते हैं QP इज लेस देन KP। जब ये हो जाएगा तो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड वाइज होगी।
अगर रिएक्शन फॉरवर्ड वाइज होगी तो चाहो तो हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या बहुत आसान तरीका है, हम लोग इसको P1V1 इक्वल्स टू P2V2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। P1 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.4, B1 का वैल्यू दिया गया है 20 लीटर इक्वल्स टू P2 का वैल्यू जो Kp का वैल्यू है वो P2 का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू V2 का वैल्यू पूछा गया है। देख लीजिएगा V2 कैसे निकालेंगे। V2 हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज, V2 हम लोग निकालेंगे, V2 आ जाएगा 0.4 इंटू 20 अपॉन 1.6, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तो ये आपका आ जाएगा 5 लीटर इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको, क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देख लीजिएगा प्लीज, इनकरेक्ट के बारे में वो बात करना चाहता है। इनकरेक्ट के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन which size of cation and anion almost equal, almost equal होना चाहिए फ्रैंकल डिफेक्ट में, ये कह रहा है। क्या ये सही है? हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। लिखा हुआ है it does not change the density of the solid. Frankel defect is shown by the ionic substance in which there is large difference in size of ions. ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है कि कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, यही तो गलत है। तो गलत है तो आंसर गलत ही पूछा गया। सो आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर का है, 12th की बुक का है, और उसमें भाषा भी लिख रखी है। क्या लिख रखा है देख लेते हैं, पहले हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि each method expressing the concentration of the solution, जहाँ पे मोलैरिटी नॉर्मलिटी सब हम खत्म कर देते हैं, उसी में एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड पे लिखा है has its on material। ओके, ये कह रहा है मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। देखिए 4 चीजें दी गई हैं, मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं रहता, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। Whereas molarity is the function of temperature, मतलब molarity डिपेंड करता है। अब क्यों करता है इन्होंने लिख दिया, this is because the volume dependent on temperature, mass does not। ओके, तो molarity टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग इज डिपेंडेंट टेम्परेचर कौन है, डिपेंडेंट कौन टेम्परेचर है, वेट परसेंट नहीं, मोलैरिटी बिल्कुल नहीं, ये देखो लिख दिया मोलैरिटी, हाँ यही तो आंसर है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसे ही आप एनसीईआरटी देखेंगे और पहले पेज के जस्ट पीछे पलटेंगे तो उसके ऊपर ये आपको टेबल मिल जाएगी, और यही टेबल से क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया है। क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास COCl3.6NH3 हो, दूसरा COCl3.5NH3 हो, तीसरा COCl3.4NH3 हो, तो कितना AgCl प्राप्त होगा अगर हम एक्सेस अमाउंट में AgNO3 मिलाते हैं। तो ये भी तो कह रहे हैं भाई, COCl3.6NH3 अगर हम इसमें AgNO3 मिलाते हैं, AgNO3 एक्सेस अमाउंट में मिलाते हैं तो 3 मोल AgCl मिलेगा। ये उसमें लिखा हुआ है पूरी तरीके से। ऐसे ही हम इसमें मिलाएंगे COCl3.5NH3 में, तो यहाँ पे AgNO3 मिलाएंगे तो 2 मोल AgCl मिलेगा, और अगर COCl3.4NH3 लिखेंगे तो उसमें हम AgNO3 मिलाएंगे तो 1 मोल AgCl मिलेगा। तो 3 to 1 देख लीजिएगा कहाँ पे है, 3 to 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे होगा उनका डिटेल हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी बड़ा आसान है, इनका स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 3 Cl बाहर हो, चलिए मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा CONH3 का होल 6 Cl3, और जब 3 AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो ये 3
Cl और Ag बाहर निकल जाएंगे। दूसरा है स्ट्रक्चर आपका CONH3 होल 6 होल 5 है, सॉरी होल 5, और अंदर हो जाएगा एक Cl और बाहर हो जाएगा Cl2, और एक हो जाएगा कितना है 5 है, और ओके यही हो जाएगा इतना, ओके ये हो जाएगा। और हम इसमें अगर 2AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो आपका 2AgCl प्राप्त हो जाएगा। अगला है CONH3 का होल 4 और Cl2 अंदर करना पड़ेगा और बाहर ClO होगा, तो यहाँ पे एक AgNO3 से ही काम चल जाएगा और आपका बन जाएगा 1AgCl। सो आंसर हमने बता ही दिया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से 12th की बुक से है। कह रहा है एग्जांपल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सबसे पहली बात, हम लोग जो नीट का सिलेबस है उसमें ना तो कोबाल्टोसिन का कोई जिक्र है, ना रुथेनोसिन का जिक्र है, ना फेरोसिन का जिक्र है। जिक्र है तो ग्रिग्नार्ड रीजन, तो तुक्का तो लगा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कैसे देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सिग्मा बॉन्डेड, तो एनसीईआरटी में देखो लिख रखा है द ग्रिग्नार्ड रीजन द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज अ कोवेलेंट, और इसको हम लोग ये देखिए दिया गया है कोवेलेंट, जैसे हम मान लीजिए ले लें CH3 और Mg और Br, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सभी के सभी जो बॉन्ड्स हैं वो कोवेलेंट है और सिग्मा बॉन्डेड है, तो आंसर तो हो ही गया। लेकिन फिर भी हम लोग उत्सुकता रहती है नहीं कोबाल्टोसिन क्या है, रुथेनोसिन क्या है, फेरोसिन क्या है। चलिए मैं इनके स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। कोबाल्टोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका कोबाल्ट, और आपको कुछ ऐसे बेंजीन टाइप का लेना पड़ेगा और इस टाइप से वो जुड़ जाएगा। एनसीईआरटी में बिल्कुल है नहीं इसका कोई जिक्र, तो आंसर तो ये है ही नहीं, लेकिन फिर भी कोबाल्टोसिन ये है। रुथेनोसिन के लिए अगर हम देखें तो रुथेनोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, रुथेनो और फेरोसिन के लिए देखें तो 5 मेंबर रिंग रहती है। और यहाँ पे याद रखिएगा इन सब में पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसलिए ये कह रहा है कि सिग्मा सिर्फ किसमें है, तो ओनली सी इज करेक्ट वन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिया गया है, और ये टेबल जो दिया गया है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है फर्स्ट जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोजन एटम के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव द सेम एनर्जी इवन ऑफ द डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए 2s और 2p की एनर्जी सेम है, जबकि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे तो वहां पे 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस होगा। ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोग देखें तो रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं ये पहला ऑप्शन, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2b ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। देख लीजिएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये सीधा सीधा कह रहा है कि 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, चेंज नहीं होगा। लेकिन भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि इन दोनों की एनर्जी में लेस, मतलब 2s लेस होता है और 2p हायर होता है। ऐसा तो है ही नहीं, तो यही तो गलत बात है। आंसर तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा फिगर में कुछ गड़बड़ी आ गई है, और क्या गड़बड़ी आ गई, चलिए मैं इसको थोड़ा सा सुधार के बता दे रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है
शायद स्लाइड बनाने में कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली ये है फिनॉल और ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। एक्चुअली ये क्या है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल है ये है, या हम इसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे जी, पिक्रिक एसिड बोलेंगे जी। अब ये क्या कह रहा है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा स्लाइड बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। ओके, तो NO2 यहाँ पर भी है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जहां पे -R इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगी, और -R इफेक्ट बढ़ेगा, कल भी हमने बताया था, तो बेसिसिटी कम होगी। तो यहाँ पे एसिडिटी लगातार देखिए NO2 ग्रुप बढ़ रहा है तो एसिडिटी तो बढ़ेगी। तो आंसर तो आपका हो गया फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा NO2 इसी में लगे। यहाँ तो +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है, तो ये तो एसिडिटी को और कम कर देगा। यहाँ पे नहीं है तो अभी तो काफी कम है। यहाँ पे अकेला ग्रुप लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन तो आंसर तो आपका हो गया। ये कहाँ पे NCERT में दिया है, NCERT जब आप पढ़ रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 11.4 12th का सेकेंड बुक, तो वहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और फिर दिया है इन्होंने फिनॉल और दिया है 4 मेथिल फिनॉल। देख लीजिएगा 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मतलब ये वाला पहला, उसके बाद में कह रहे हैं 3 नाइट्रोफिनॉल मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला, उसके बाद कह रहे हैं कि फिनॉल यानी कि ये वाला, और ये कह रहे हैं 4 मेथिल फिनॉल यानी कि ये वाला। देखिए चारों यहीं से उठा के उन्होंने रखे और इन्होंने सॉल्व भी किया। कहा भाई साहब सबसे ज्यादा जो मोर एसिडिक होगा वो होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, वही तो हमने कहा है। तो डायरेक्ट NCERT का एग्जाम्पल उठा के रख दिया 2017 नीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। सबसे पहले ये आपका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या है, K की वैल्यू की बात कर रहा है, रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है। हाउ मच टाइम, टाइम पूछा गया है, 20 ग्राम था मतलब A, और 5 ग्राम बचा मतलब A - X, ठीक। ओके, यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है NCERT में 4.5। ये क्या कह रहे हैं, ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है और कह रहे हैं कि ये A का वैल्यू है, और ये कह रहे हैं कि ये A - X का वैल्यू है। समझ लो, ये A का वैल्यू है, ये A - X का वैल्यू है, और ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू, यही तो यहाँ पे है रेट कांस्टेंट का वैल्यू और A का वैल्यू, A - X का वैल्यू। और पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, देख लो, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टाइम बताइए, रिएक्शन टेक हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब है यहाँ पे भाई साहब टाइम पूछ रहे हैं, मतलब जो ये इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया है एज इट इज यहाँ पे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो हम लोगों को निकालना है टाइम। तो टाइम t के लिए हम लोग बात करते हैं 2.303/k log ऑफ, और ये 10 बेस में होगा A/A - X, मतलब इनिशियल अपॉन जो फाइनल रिड्यूस बचा रहता है वो। हम लोग देखते हैं 2.303 अपॉन k का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 10⁻⁻² पर सेकेंड। ओके, फिर कह रहा है log 10 बेस, a का वैल्यू दिया गया है 20 और A - X का वैल्यू है 5। इसको ये कट कर देंगे तो बचेगा 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे बढ़ाते हैं इसको हम। ये आ जाएगा 2.303 अपॉन k का वैल्यू है 10⁻⁻², और ये log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, log 2 का वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 2.303 into 2 into log 2, समझिएगा प्लीज, अपॉन 10⁻⁻²। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे, log 2 का वैल्यू रख देंगे 0.3010, ठीक है, 0.3010, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 इंटू 2 अपॉन 10⁻⁻²। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या आता है, ये वैल्यू आता है 0.69
3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 10 टू द पावर -2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 18 8 हासिल 1 12 1 13। अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.386 और ऊपर हो जाएगा ये 10 पावर -2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 टू द पावर +2। तो देख लीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 138.6 और ये हो जाएगा सेकेंड। सो आंसर इज 138.6। सो आंसर इज दिस इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से था और कोई लॉग का वैल्यू भी हम लोगों को नहीं देखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 2017 के पूरा नीट का पेपर में से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे दिया गया है C2H6O, C2H6O दिया गया है और फिर कह रहे हैं कि A बना है और A बनने के बाद फिर हमने यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट किया है और सिल्वर मिरर आया है और जो सेमी कार्बेजाइड है उससे रिएक्शन कराया है, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन कराया है और फिर हमें क्या बनेगा तो देख लेते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ से हम लोगों को एक वैल्यू एनसीईआरटी में दिया गया है, ये देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं और एल्डिहाइड ही सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो यहां से सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो है। अब अगर ये एल्डिहाइड है तो इसके दो आइसोमर बन सकते थे। देखो एक तो ये हो सकता था C2H5OH, ये कह सकते थे, या हम कह सकते थे CH3OCH3। अगर ऐसा होता तो कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर से एल्डिहाइड देता ही नहीं, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो यहां से पहला ऑप्शन तो पता चल गया कि X क्या है, X है आपका C2H5OH। C2H5OH का मतलब है A है आपका यहां पे इन्होंने क्या दिया गया A, सॉरी X क्या है यहाँ पे अल्कोहल का मतलब है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, मतलब X एसिटाल्डिहाइड गलत, एथेनोइक एसिड गलत, एथेनॉल हाँ सही और एथेनॉल ये भी सही। चलिए अब इन दोनों में से अब आगे और हम देखते हैं क्या है। जैसे ही हमने इसको गर्म किया, देखिएगा अगर हम इसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस वाटर निकल जाएगा और आपका बनेगा CH3। देख लीजिएगा यहाँ पे बन जाएगा ये आपका बन जाएगा CH3 और CHO, एथेनॉल बन जाएगा और एथेनॉल आपका ऑप्शन दिया गया ये और ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा एथेनॉल, ए है एथेनॉल और एथेनॉल के बाद X है आपका एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल। अब इसके बाद हम आगे का काम करते हैं। Y यहाँ पे इन्होंने दे रखा है और आपका Z दे रखा है, तो देख लेते हैं। जब ये बन गया, देखिएगा ये बन गया है CH3CHO और ये रिएक्शन किससे करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं आपका OH का मतलब है डाइल्यूट, NaOH वगैरह ले लेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें मालूम है अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा और एल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद आपका बना लेगा ये ब्यूट, मतलब CH3, इसको हम हटा दें, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट है ओके। 2 पे लगा है इन, लो हमने 2 पे इन लगा दिया और इन अल और अल हो जाएगा आपका 2 इन अल। ये हो जाएगा और जब हम इसकी रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड से कराएंगे तो आपका बन जाएगा, आप देखिएगा सेमी कार्बेजोन, ये आपका बन जाएगा सेमी कार्बेजोन बन जाएगा। तो डायरेक्ट इसका रिएक्शन करा के यहाँ से वाटर निकलेगा। देखिए इसको जब यहाँ पे हम एल्डिहाइड ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H
यहां से ये पूरा का पूरा निकल जाएगा वाटर, और ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा तो बनेगा कुछ ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ये बन जाएगा आपका सेमी कार्बेट जॉइंट। सो आंसर इज दिस, ओनली डी इज करेक्ट आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो है ही। क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन को सही से नहीं लिख पाए, लेकिन चलिए मैंने बना दिया। ये क्वेश्चन है आपका